हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग है, बेसिकली मैं ये वीडियो मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, इसलिए मैंने फ्लो में बोल दिया। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। तो अब तक हमने हिंदी फॉर्मल लेटर राइटिंग यानी औपचारिक पत्र के सारे टाइप्स कवर करे हैं। हाँ, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हिंदी फॉर्मल लेटर राइटिंग के कई सारे टाइप्स है, कई सारे तो नहीं, 4 टाइप्स है। तो हमने उन सब के एक एक एग्जाम्पल्स कवर करे हैं। स्टैंडर्ड 10th के 2024 का जो पेपर है उसमें जो फॉर्मल लेटर आया था उसका एग्जाम्पल हमने कवर करा है, और वो मैंने खुद लिख के कवर करा है। और हमने हिंदी औपचारिक पत्र के जितने भी बेसिक टिप्स, ट्रिक्स और बेसिक रूल्स है सब समझे हैं। तो अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखो, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड 10th में, आपके हिंदी सब्जेक्ट में। और आई स्वेयर, अगर आप वो वीडियोस देख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है हिंदी के औपचारिक पत्र लेखन के बारे में। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स साल भर में कवर करती रहूँगी इस चैनल पे, सारे राइटिंग स्किल्स के, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, और धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट्स के सारे राइटिंग स्किल्स कवर करने वाले एग्जाम्पल्स के साथ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दो। अब हम समझने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न, वो भी लेटेस्ट ईयर 2024 के एग्ज़ाम पेपर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, आप देख सकते हो। एंड इसमें कुछ सूचनाएं लिखी हुई है जो मैं आपको अभी पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि हिंदी का पेपर कवर नहीं होता है, हो जाता है अगर आप फास्ट लिखो। मेरे खुद के पेपर कवर हुए हैं। मैंने मेरे स्कूल के सारे पेपर, टर्म एग्ज़ाम, प्रीलियम एग्ज़ाम, प्रैक्टिस एग्ज़ाम, मेरे ट्यूशन के सारे पेपर्स सब कवर हुए हैं। और मेरी हैंडराइटिंग भी कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, मगर समझने लायक है। तो इतना आप ध्यान में रखो, अगर आपकी हैंडराइटिंग समझने लायक है तो बस है, हैंडराइटिंग सुधारने पे टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे भी वो नहीं सुधरेगी अचानक से साल भर में। और एक बात ये है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार है, कीड़े मकोड़ों जैसी, तो अभी से हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करना चालू करो। हैंडराइटिंग सुधारने में 1-2 घंटे डालो अभी से, ये मेरी टिप है आपको। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता ये पूरा पेपर पैटर्न में डिटेल में इस वीडियो में कवर कर पाऊंगी या नहीं, तो मे भी इसके 2 पार्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, सूचनाओं से शुरू करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ पेजेस 20। बच्चों को पता नहीं होता नंबर ऑफ पेजेस कहाँ लिखा है, ये इधर ऊपर ही लिखा होता है। नंबर ऑफ पेजेस 20, तो एक बार काउंट कर लेना कि 20 है कि नहीं बोर्ड एग्जाम में, और वो आपको बोलते भी है काउंट करने को। ओके, सूचनाएं क्या है? सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ एक पैसेज है आपकी टेक्स्ट बुक का, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी आकृतियाँ हैं, कुछ ऐसी है ना। ये जो आकृतियाँ हैं इनको आपको ड्रॉ करके फिर आंसर लिखना होता है। बेसिकली आप पहले आंसर लिख लो और फिर आकृतियाँ ड्रॉ कर लो, कुछ भी करो अपने हिसाब से, मगर आपको आकृति ड्रॉ करनी होती है, नहीं तो आपका आधा आधा मार्क कट हो जाता है आकृति ड्रॉ ना करने के लिए, भले ही आंसर पूरे तरीके से सही हो। दूसरी बात ऐसी, आपको ये जो आकृतियाँ है ना कंपलसरी पेन से बनानी है, पेन से। पेंसिल से बनाओगे तो भी मार्क्स कट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, उम्मीद है आपको समझ गई होगी। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें, लिख दिया है उन्होंने। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। रचना विभाग यानी तुम्हारे राइटिंग स्किल्स, इधर आकृतियाँ बनाते मत बैठो। कोई होते बच्चे जिनको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता और वो फालतूपना करने लग जाते हैं। बेसिकली यहाँ ये तुम्हारा विज्ञापन लेखन है, यहाँ पे ये आकृति दी है तो इसको बनाना नहीं है पेपर में, सीधा विज्ञापन लिखना है। बोर्ड को अक्ल है कि बच्चे कैसे हो गए आजकल। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है।
अब उन्होंने ऐसा लिखा है, बट तुम एक शब्द पे गौर करो, सुवाच्य यानी कि पढ़ने योग्य लेखन अपेक्षित है। इतनी गंदी हैंडराइटिंग मत लिखो कि समझ में ही ना आए सामने वाले को, ऐसे लिखो कि पढ़ने जैसा हो। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, कोई नहीं करेगा ऐसा, बता रही हूँ अभी से। यहाँ पे तुम्हारा तीसरा लेसन वारे हमदर्द लेसन आया है। मार्क्स को लेके थोड़ी जानकारी लेते हैं, बेसिकली पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। पहले हमारे पास है पहला प्रश्न, उसमें है अ यानी कि आपका पहला टेक्सचुअल पैसेज। फिर इसी प्रश्न 1 में आपको आता है आ यानी कि दूसरा टेक्सचुअल पैसेज। और हर एक जगह आप देखोगे 4 क्वेश्चन पूछ रहे थे। पहला क्वेश्चन कोई भी 2 मार्क की आकृति पूछी जाएगी, कोई भी 2 मार्क का ऐसा कंप्लीट द सेंटेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी 2 मार्क का कारण लिखिए आ सकता है। फिर वापस दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है, कुछ डिफाइन नहीं है, कुछ भी आ सकता है, बट उसका आंसर पैसेज में होगा। ये भी 2 मार्क का है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा, ये ग्रामर बेस होगा, मतलब कैसे जो टेक्सचुअल पैसेज पे बेस्ड ग्रामर होता है ना, यानी कि आपका उपसर्ग प्रत्यय कृदंत तद्धित ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। और चौथा जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी कौन सा क्वेश्चन होगा, आपका 2 मार्क के लिए आएगा यहाँ पे कोई भी स्वमत। ये आप देखोगे ये भी 2 मार्क का है। 2 मार्क के लिए ये पहला वाला 1 मार्क का, दूसरा वाला 1 मार्क का, आधा आधा मार्क, ठीक है। ये 2 मार्क का है, ये भी 2 मार्क का है, ये भी 2 मार्क का है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क के। फिर प्रश्न 1 में आता है, आ के अंदर भी 2-2 मार्क के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही पैटर्न है उसका भी, ये भी आपका टेक्सचुअल पैसेज ही है। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क का है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके लिए कुछ ये नहीं है रूल, बट उसका आंसर आपके पैसेज में होगा। ये पैसेज है इसमें होगा। दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का, आकृति पूछी है, पेन से बनानी है, कंपलसरी बनानी है, सेम इधर। फिर आपका तीसरा प्रश्न, यहाँ पे भी आकृति बना के ही लिखो। ऐसा क्वेश्चन आया ना तो भी आकृति बना के ही लिखना है आंसर, भले ही वो ग्रामर का क्वेश्चन है। और ग्रामर के सारे क्वेश्चन जो है, जो आपका प्रश्न 4 होता है उसमें भी बहुत सारी आकृति आती है, वो सब बनानी पड़ती है। ये भी 2 मार्क का है, ये देखो, ये 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 वापस एक स्वमत है। हम पेपर का पैटर्न समझ रहे, आप बोलो तो पेपर सॉल्व भी करके मैं आपको दिखा दूंगी। ये प्रश्न ई आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, ये कहीं से भी बाहर से कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने इसके लिए कोई भी नॉन टेक्सचुअल पैसेज अलग से प्रैक्टिस नहीं किया था। सीधा जो पेपर में आया उसको पढ़ के आपको आंसर लिखना है। इस पर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ईजी क्वेश्चन आते, ईजी वाले क्वेश्चन जिनका आंसर ऐसे सामने है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई भी बुक लाऊं, बुक पढ़ के उसमें से नॉन टेक्सचुअल पैसेज प्रैक्टिस करूं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे भी आपको आता है स्वमत, बट ये पैसेज से रिलेटेड नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ भी पूछ लेते हैं यहाँ पे स्वमत। पैसेज में कोई एक शब्द भी है ना, ज्ञान शब्द अगर पैसेज में, तो ज्ञान से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा है, मगर ईजी सा पूछेंगे। देखो, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, कितना सिंपल है, तुम 5वीं से पढ़ते आ रहे हो, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। इनफैक्ट आई गेस स्टेट बोर्ड में एक ऐसी भी कविता थी कोई तो भी स्टैंडर्ड में, जिसमें ये सेम टॉपिक एक्सप्लेन करा हुआ था, मराठी में थी वो कविता, बट मगर तुम ये टॉपिक से बहुत फेमिलियर हो तो यहाँ का स्वमत और यहाँ की सारी आकृतियाँ बहुत सिंपल होती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का अ, और ये आपका हो गया पद्य विभाग, यानी कि यहाँ पे पोएम्स पूछी जाती है। पोएम्स कहीं बाहर से नहीं आती, पोएम्स सब टेक्स्ट बुक में से आती है। पोएम्स के ऊपर बहुत इजी प्रश्न होता है, आपको भावार्थ लिखना होता है पोएम का, और 1 आध आकृति दी होती है 2 मार्क के लिए, और 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर पे बेस्ड, यानी कि टेक्सचुअल ग्रामर जो होता है, कृदंत तद्धित, वही उपसर्ग प्रत्यय, वर्ड का मीनिंग, समानार्थी विरुद्धार्थी पैसेज में से ढूंढ के लिखो।
तीसरा प्रश्न होता है 2 मार्क के लिए, आपको भावार्थ लिखना होता है, बहुत सिंपल। फिर दूसरे प्रश्न में आ होता है आपकी कोई दूसरी कविता, और मैं आपको एक टिप देती हूँ, आपकी जो पहली कविता होगी ना वो कोई भी कविता आ सकती है, बट दूसरी कविता कंपलसरी मध्ययुगीन कविता होगी। यानी कि मध्ययुगीन कविता आपकी बुक में सिर्फ 2 है, एक तो गिरिधर नागर और दूसरा महर्षि जलद। इन 2 में से कोई एक कविता कंपलसरी आएगी ही आएगी, बोर्ड का रूल है कि जो आपका पोयम का प्रश्न होता है उसमें अ या आ दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न में कोई भी बुक में से दी हुई एक मध्ययुगीन कविता आनी चाहिए। यानी कि या तो महर्षि जलद आएगी या तो गिरधर नागर आएगी। दोनों का भावार्थ अच्छे से पढ़ के जाना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। डाइजेस्ट का रट के लिखोगे तो मार्क नहीं मिलते, इतना ध्यान में रख लो। और ये जो है ये चीज़ सिर्फ हिंदी मराठी इंग्लिश के लिए इम्प्लाई होती है कि डाइजेस्ट के जो आपके स्वमत है वो आपने लर्न कर लिए और वो आपने इधर लिख दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चेक करने वाले को मालूम है कि डाइजेस्ट में से छापा है आपने, समझा। मगर आपके जो आंसर्स है साइंस 1 साइंस 2 के वो आप डाइजेस्ट से रेफर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टॉपिक अलग है, हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे। इस पे भी सेम है, पहला 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दूसरा 1 मार्क का 2 क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली 2 ही मार्क का टोटल। तीसरा आएगा वापस भावार्थ, कोई भी 2 या 4 पंक्तियों का भावार्थ, ऊपर से या नीचे से। फिर आपको आता है प्रश्न अ 3 का अ, जिसमें आता है पूरक पठन। पूरक पठन एक कविता आएगी और पूरक पठन में आपको एक लेसन आएगा। हमारे 2 लेसन पूरक पठन के हैं, 2 या 3 आई गेस, 3-4 लेसन पूरक पठन के हैं और 2-3 कविता भी है हमारे पूरक पठन में। तो यहाँ पे कौन सा लेसन आया है? हाँ, इस बार आपको आया था ये वाला लेसन, हमारा 2 लघु कथाएं लेसन आया था पूरक पठन में। पूरक पठन के क्वेश्चंस भी सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं होता। इसमें आपको वापस 2 मार्क की आकृति पूछी जाती है और 2 मार्क के लिए एक स्वमत पूछा जाता है, खत्म। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप देखोगे अब तक जितने पैसेज और पोएम्स है ये सब में स्वमत है, तो लिखना बहुत है। आ प्रश्न जो है पूरक पठन तीसरे क्वेश्चन का आ, उसमें आपको एक कविता आती है, यहाँ पे मन आई है, सेम यहाँ पे एक आकृति या फिर ऐसे कोई तो भी एक्टिविटी पूछी जाएगी और एक भावार्थ स्वमत ऐसे टाइप्स पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क का, स्वमत टाइप्स क्वेश्चन 2 मार्क का। ये स्वमत नहीं है, ये भावार्थ भी नहीं है, वो लाइंस क्या इम्प्लाई करती है या फिर आपको इसमें से क्या सीख मिलती है, ऐसा टाइप का ये प्रश्न है। फिर भाषा अध्ययन आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचानो, इसमें क्रिया का पहचानने के लिए नहीं आती। और आपको ऐसा सर्वनाम का संज्ञा का टाइप नहीं लिखना है कि जातिवाचक संज्ञा, नहीं, संज्ञा लिख दो सिर्फ। यहाँ पे सर्वनाम पूछा है तुम, तो कौन सा सर्वनाम है, वो पुरुषवाचक है कि निजवाचक है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर्वनाम लिख दो, हो गया काम। फिर दूसरा प्रश्न आता है आपका अव्यय से रिलेटेड, आपको 2 प्रश्न बनाना है, कोई भी एक बनाना है 1 मार्क के लिए, 14 मार्क का होता है बेसिकली। फिर आपको आता है संधि, संधि में भी आपको अथवा का ऑप्शन होता है और ये भी 1 मार्क के लिए ही है, देख सकते हो आप। चौथा प्रश्न होता है, एक ही लिखना है आपको, इसमें से कोई भी सहायक क्रिया पहचान के लिखिए। ये टेबल्स आपको बनाने पड़ते कंपलसरी, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। मैं आपको बोलूँगी सारे प्रश्न अटेम्प्ट करो, इवन अथवा वाले जो प्रश्न है और वाले ऑप्शन वाले भी अटेम्प्ट करो सिंपली। फिर 5वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें से भी कोई एक करना है, बट टेबल बनाना कंपलसरी, और मैं बोलूँगी दोनों करो, दोनों करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये क्वेश्चन करने में, गिन के 10 मिनट लगते हैं अगर आप और वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हो तो। फिर आपको आता है निम्नलिखित मुहावरों का मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। डरो मत, इधर भी आपको ऑप्शन होता है और ये क्वेश्चन को भी एक ऑप्शन होता है, जो कि है यहाँ जो दिए गए हैं मुहावरे उनमें से कोई भी मुहावरा उठा के, कोई भी यानी कि सही मुहावरा उठा के ये अंडरलाइन पार्ट की जगह यूज़ करो। जैसे कि रोते हुए बच्चे को गोद में
उठाकर माँ स्नेह करने लगी। स्नेह करने लगी का अर्थ क्या है? हाथ फेरने लगी। तो रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ हाथ फेरने लगी। हाथ फेरने लगी का अर्थ होता है स्नेह करने लगी। तो हाथ फेरने लगी आपको यहाँ लिखना है। अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दी गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत सिंपल है। अगर आप ये लर्न नहीं करते ना, क्या बोलते हैं, आपके मुहावरे का अर्थ, और आपको सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन है और उस टोटल को भी एक ऑप्शन है, ये वाला है 1 मार्क के लिए। तो मैं तो बोलूँगी ये करो सीधा सीधा। या अगर आपकी हिंदी अच्छी है, जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है तो मुझे बहुत इजी लगता है, इसलिए मैंने ये लर्न भी नहीं करे थे। चलो आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, कोई भी एक वाक्य का भेद, कारक का भेद पहचान कर लिखना है। दोनों का करो मैं तो कहूँगी। कारक का भेद लिखना है, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे कि कारक शब्द जो है वो लिखना है पर, और फिर उसका टाइप लिख देना है, हो गया। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। एक ही प्रश्न आता है, ऑप्शन नहीं होता है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा उचित मुहावरा उठाकर उचित विराम चिन्ह लगाकर लिख देना है। ये भी बहुत इजी प्रश्न आया था इस साल। यहाँ आपके मार्क कटने के चांसेस होते हैं, तो इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि इधर ऑप्शन भी नहीं है। फिर 9वां क्वेश्चन होता है हमारा काल का भेद। कोई भी 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, तीनों करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये 2 मार्क के लिए होता है। फिर आपका 10th क्वेश्चन आता है जिसमें 2 सब क्वेश्चन होते हैं। पहला तो होता है वाक्य जो दिया है उसका रचना के आधार पर भेद लिखो। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ इसकी भी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और दूसरा क्वेश्चन आपका आता है वाक्य का जो है अर्थ के आधार पर परिवर्तन। एक और बात बता दूं, अर्थ के आधार पर परिवर्तन करते टाइम डेफिनेटली पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ये मराठी और इंग्लिश जैसा नहीं है ये प्रश्न कि वहाँ बिना अर्थ बदले उसका परिवर्तन करना है दूसरे वाक्य में अर्थ के आधार पर, बट यहाँ पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। एक क्वेश्चन देखो, थोड़ी बातें हुई प्रश्नार्थक वाक्य। क्या थोड़ी बातें हुई? मराठी और इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जब हमें वो क्वेश्चन बनाना रहता है ना, तब हम वाक्य का अर्थ चेंज ना हो ऐसी कोशिश करते हैं। बट हिंदी में ऐसा नहीं है, उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। और यही सही आंसर है इसका। 11वां प्रश्न हमारा फिर से आता है वाक्य शुद्धिकरण, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे मोस्टली जो है लिंग और वचन में प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको सॉल्व मतलब बेसिकली उसको करेक्ट करके लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सब अलग से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया तो मैं आखिरी विभाग जो है रचना विभाग, वो अगले वीडियो में कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड।